अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कदर महंगाई और इतना बड़ा कुनबा। वक्त जूं तूं कट रहा था और अब्बा बेचारे एक कमज़ोर बैल की तरह सख्त मुशक्कत करके कुनबे भरा छकड़ा घसीट रहे थे। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन वालिदैन तालीम दिलवाने से माजूर थे। मैं जब मोहल्ले की लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखती तो दिल से आह निकल जाते। एक रोज किताब लिए बैठी थी कि आंखों से आंसू जारी हो गए। दरअसल ख्यालों ही ख्यालों में मैं बहुत दूर निकल गई थी। सोच रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा सूरज है ही नहीं जो कभी मुझे स्कूल की जानिब जाते हुए देखेगा। वालिद साहब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मेरी महवियत देख रहे थे। मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए कि कहीं उनको कोई गलत फहमी ना हो जाए। उन्हें रोने का सबब बताते हुए कहा कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, तालीम हासिल करना चाहती हूँ। आपने मुझे दूसरी जमात से हटा दिया था, वही किताबें बार बार पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरी स्कूल जाने की ख्वाहिश कभी पूरी ना होगी। काश मेरे इतने वसाइल होते कि तुमको पढ़ा सकता, तुम लोगों की रोजी रोटी बामुश्किल पूरी कर पाता हूँ। अगर घर पर रहकर पढ़ सकती हो तो मैं तुमको अपने दोस्त के बेटे की किताबें ला देता। वो बच्चा अब तीसरी पास कर चुका है, उसके पास पिछली जमात की किताबें पड़ी हुई हैं। मैंने ये भी मंजूर कर लिया। अब्बा जान ने मुझे किताबें ला दी। घर के काम से फरागत पाकर मैं उनको पढ़ने बैठ जाते। बड़े भाई 8वीं पास कर चुके थे। वो रोज शाम को घंटा आध घंटा पढ़ा दिया करते थे, बाकी खुद कोशिश करके पढ़ते। इसी थोड़ी सी मदद से बहुत कुछ सीखने लगे और फिर पढ़ाई लिखाई आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग की गिरफ्त में आ गए। एक वो दिन भी आया जब मैंने मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसमें अब्बा ने भी मदद की। जब वक्त मिलता मुझे पढ़ाने बैठ जाते थे। मैंने इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। उस कामयाबी पर घर में सबसे ज्यादा मसरूर अब्बा जान थे। जब उन्होंने मेरी मेहनत और तालीम से इतनी मोहब्बत देखी तो घर की बैठक को किराए पर उठाकर मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मैंने अब और संजीदगी से पढ़ाई को मकसद जिंदगी बना लिया। जानती थी कि अगर इंटर में नुमायां कामयाबी हासिल ना की तो आगे तालीम जारी ना रख सकूंगी। कॉलेज हमारे घर से काफी दूर था, मगर ये मुसाफत भी मेरे लिए गर्दे राह थे। जब सेकेंड ईयर में थी, एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद चंद सहेलियों के साथ बस स्टॉप पर आए। स्टॉप पर काफी भीड़ थी। बसें खिंचाखिंच भरी हुई थी। खुदा खुदा करके एक बस में जगह मिली। बड़ी मुश्किल से सवार हो गई। 2-3 बस स्टॉप गुजर गए तो बिलाखिर बैठने को जगह मिल गई। तभी एक उधेड़ उम्र औरत सवार हुई। खवातीन की सीटें पुर थीं। वो जरा भारी भरकम थी। खड़े रहकर अपना आप संभाला न जा रहा था। हाथ में काफी बड़ा बैग भी था, जिसको बहुत एहतियात से उठाए हुए थे। वो मेरे नजदीक ही खड़ी थी। जब बोझ ना संभाल पाई तो बैग को किताबों के ऊपर मेरी गोद में रख दिया और बोली, बच्ची जरा ये बैग संभाल कर रख लेना, मुझे चलती बस में खड़े रहने से धचके लग रहे हैं। मैंने बैग पकड़ लिया। रश बहुत था। मैं देख रही थी कि औरत बेचारी बहुत तकलीफ में खड़ी सफर करने पर मजबूर थे। ऐसे में उसका सामान पकड़कर मुझे रूहानी खुशी हुई कि
चलो थोड़ी देर के लिए ही सही उस बेचारी का बोझ हल्का कर दिया। अगले स्टॉप पर औरतों का एक नया रेला आया। कुछ उतर गईं, नई ज्यादा चढ़ आईं। अब रश पहले से ज्यादा हो गया। यूं स्टॉप दर स्टॉप बस चलती रही, औरतें उतरती और चढ़ती रहीं। जब मेरा स्टॉप नजदीक आया तो मैंने भीड़ में बड़ी बी को तलाश किया कि उनका बैग उनको थमा दूं। तमाम औरतों पर नजरें दौड़ाईं, मगर वो कहीं नजर ना आई। मैं परेशान हो गई। पीछे घूमकर मर्दाना सीटों की तरफ देखा। वहां भी कोई औरत मौजूद ना थी। मेरी मंजिल करीब आ चुकी थी और किसी की अमानत मेरे पास थी। जब उस औरत को पाने में नाकाम हो गई और बस भी रुक गई, तब औरतों में से पूछा कि ये बैग आप में से तो किसी का नहीं, क्योंकि मुझे तो एक मुसाफिर औरत ने पकड़ाया था। किसी ने भी हामी ना भरे। मैंने उतरते हुए बैग कंडक्टर को दिया और बताया कि ये बैग एक मुसाफिर औरत ने मेरी गोद पर रख दिया था, क्योंकि उसे सीट ना मिली थी। उतरते वक्त शायद वो मुझसे वापस लेना भूल गई है। मुमकिन है आप लोगों से राब्ता कायम करने में कामयाब हो जाए। यह अमानत तुम ही रख लो। कंडक्टर ने बैग ले लिया और मैं हल्की फुल्की होकर घर की तरफ चल दी। अभी चंद कदम चली थी कि कंडक्टर ने आवाज दी, ए लड़की, ठहरो। बस रुकी हुई थी और वो बैग उठाए लपक कर मेरी तरफ आ गया। ये वापस लो अपना बैग। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे हाथ में बैग थमाते हुए बोला, किस कदर चालाकी से ये लड़कियां दूसरे को बेवकूफ बनाती हैं। किधर है तेरी वो बड़ी भी? और ये देख, क्या है इसमें? उसने बैग की खुली हुई चेन में से मुझे दिखाया। एक नौजायदा बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा था। शायद उसको किसी दवा से बेहोश किया गया था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर गर्मी के बायस कसमसा रहा था। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, भाई अल्लाह की कसम ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन कंडक्टर शोर मचाने लगा, लड़की, तू मुझे पकड़वाना चाहती है? ये धोखा किसी और को देना। मैं नहीं कर रही थी कि ये मेरा बैग नहीं है, मगर नकार खाने में तोते की आवाज कौन सुनता है। लोग इकट्ठे होने लगे। खुदा जानता है कि वो लम्हात मेरे लिए किस कदर कयामत खेज थे। दिमाग में भंवर की सी कैफियत थी, जिसमें खून की गर्दिश थम गई थी और मैं बुत बनी खड़ी थी। पसीने के कतरे मेरे चेहरे पर लकीरों की सूरत बहने लगे। मदारी की तरह कंडक्टर बैग उठाए जैसे डुगडुगी बजा रहा था। लोग चारों तरफ भीड़ की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे और मैं हवास बाख्ता दरमियान में खड़ी थी, जैसे कोई तमाशे की चीज थी। वो मुझ पर आवाजें कस रहे थे। तरह तरह के फिक्रों से मेरे कान छलनी हो रहे थे। मुझे लगा था कि ये उस मासूम वजूद के साथ मुझे भी संसार करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना शोर था कि कानों में पड़ने वाली आवाज सुनाई ना दे रही थी। मर्द मुसाफिर भी उतर कर आ चुके थे। ऐसे माहौल में मैं अपनी सफाई कैसे पेश कर सकती थी? और मेरी बात को सुनता भी कौन? हुजूम को तो जैसे भिन भिनाने और भांत भांत की बात करने का मौका मिल गया था। उनके अल्फाज थे कि आतिशी असला, जो मुझ पर फिक्रों और सवालात की सूरत बरस रहा था। गोया उस हुजूम में एक भी बाफरासत और अक्ल वाला शख्स न था जो सबको खामोश करवा के तरीके की बात करता। मुझको एहसास नहीं था कि कितनी देर तक उस जमे गफीर में खड़ी रही। मेरी रूह फना और हर एहसास जैसे मुंजमद हो गया था, सिर्फ एक शर्मिंदगी के सिवा। लोग कह रहे थे, लड़कियां इसीलिए तो तालीम हासिल करती हैं। तभी दो पुलिस वाले और एक लेडी कांस्टेबल
हुजूम को चीरते मेरे करीब आ गए। उन्होंने आते ही मेरा नाम और पता पूछा। मेरी जुबान गुंग हो चुकी थी और आंसू बह रहे थे। अब मैं आगे आगे, पुलिस वालों के दरमियान और लोग हमारे पीछे पीछे। घर सामने मोड़ मुड़ते ही था। हम घर पे पहुंचे। पल भर में यह खबर एक बम की तरह मोहल्ले में फटी कि ये कंवारी लड़की अपना बच्चा कहीं फेंक रही थी कि लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को फोन करके बुलवा लिया। मोहल्ले की औरतें हैरत में डूबी गुंग खड़ी थीं। उनको यकीन नहीं आ रहा था, इतनी अच्छी लड़की ऐसा ऐसा कर सकती है। पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से मेरे किरदार के बारे में पूछा। सभी ने कहा कि हमने इस लड़की में कभी कोई गलत बात देखी और ना सुनी है। उन्होंने अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया। उसके बाद पुलिस ने कॉलेज से रुजू किया। प्रिंसिपल ने भी तारीफी सर्टिफिकेट बनाकर दिया कि हमारे कॉलेज की ये तालिबा अच्छे किरदार की मालिक है। प्रिंसिपल साहब ये सर्टिफिकेट ना देते तो शायद पुलिस वाले ये बच्चा मेरे सिर थोप देते। भला हुआ उन 2 अशखास का जो बस में बैठे हुए थे। वो भी हुजूम के साथ आ गए थे। शायद उनके ज़मीर ने उनको मजबूर किया। पहले तो सोच विचार में थे कि गवाही दें या नहीं। बाद में क्या सोचा कि खुद पुलिस स्टेशन तक पुलिस के साथ गए। उन्होंने गवाही दी कि हम खवातीन की सीटों के बिल्कुल पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे। हमने देखा कि एक मोटी उधेड़ उम्र औरत बस में चढ़ी थी, जिसके हाथ में बैग था। उसे सीट नहीं मिल सकी। उसने तभी बैग इस बच्ची के गोद पर रख दिया था और खुद बस के डंडे को पकड़कर सफर किया। लेकिन रश के सबब हम ये नहीं देख सके कि वो कब और कहां उतर गए। लेकिन जब ये बच्ची बस में सवार हुई थी, इसके हाथ में सिर्फ किताबें थीं। इस गवाही ने मेरे लिए बड़ा काम किया। बहरहाल यहां आकर मामला खत्म हो गया। पुलिस की तफ्तीश से तो निजात मिल गई, मगर जो बदनामी हुई उसको मिटाया नहीं जा सकता था। मेरी तो ऐसी हालत हुई कि उसके बाद कॉलेज तो क्या जाना था, मैं खुद में खुद मौजूद ना रही, जैसे मैंने अपनी हस्ती को कहीं खो दिया हो। एक तवील अरसे तो दिमाग पर उस अनहोनी का असर बाकी रहा और मैं जहनी तौर पर नॉर्मल ना रही। वालिद साहब समझदार थे। उन्होंने शफकत से काम ना लिया होता तो शायद मैं सचमुच पागल हो जाते। वो बेचारे सारे मोहल्ले के सामने क्या कम शर्मसार होते थे, लेकिन उन्होंने हौसला रखा। कुछ अच्छे लोग उनकी शराफत के मोतरफ थे, फिर भी गंदे जहन हर जगह होते हैं। उनको कब आराम था। वो अब भी बातें बनाते थे। कोई किसी की सोच को पकड़ सकता है और ना किसी के मुंह पर हाथ रखा जा सकता है। दुनिया तो है ही जिल्लत का बाजार कि जहां अच्छाइयां भुला दी जाती हैं और बुराई को फैलाने में लोग पेश पेश रहते हैं। मेरे माथे पर बदनामी का टीका मुफ्त में छप गया था। जाने ये किसकी बला थी जो मेरे सर आए। एक ये नुकसान हुआ और दूसरा इससे बड़ा कि मुझे कॉलेज से उठा लिया गया और मैं आला तालीम से महरूम रह गई। हालांकि मैं बेहतरीन रिजल्ट के बायस स्कॉलरशिप होल्डर थे। वालिदैन डर गए थे। जमाने की चालबाजियां तो ऐसी होती हैं कि शुरफा उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वालिदैन ने मेरे ब्याह की ठानी, मगर कोई रिश्ता आता तो मोहल्ले का कोई बदख्वाह गुजरी दास्तान उनके गोश गुजार कर देता। मैं अकेली तो ना थी।
मेरी 3 बहनें और भी थीं। उनको ना जाने किस जुर्म की सजा मिले। खुदा का शुक्र कि खाला जान के दिल में एहसास की शम्मा जल उठी और उन्होंने किसी की बातों की परवाह ना करते हुए मेरी माँ को गले से लगा लिया और मुझे बहू बनाकर ले गई। वरना तो मैं शायद उम्र भर जिल्लत की इसी दलदल में धंसी रहती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सफर के दौरान कभी किसी का सामान मत रखिए, खास तौर पर एयरपोर्ट पर अपने सामान के साथ किसी और का सामान मिक्स ना होने दें, क्योंकि क्या मालूम कि कौन क्या चाल चल कर जा रहा है आपके साथ। इस कहानी को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई पता नहीं कि कौन किस कहानी से जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाए। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।